दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय देश में जो लोकसभा चुनाव है आगामी 2024 के, उसके संबंध में कहीं न कहीं माहौल बनना शुरू हो गया है और सभी राजनीतिक दल इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का गणित वह अपने पक्ष में कर सके और उसी कवायद में वह इस समय दिखाई देते हैं। और साथ ही जो गठबंधन का स्वरूप है, उसको नया आकार देने में भी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, सभी अपने प्रयास में लगी हुई हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें विपक्षी दल भी अपना स्टेक जो है ज़्यादा करने की जो उनकी प्रयास है, उसमें लगे हुए हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए विपक्षी पार्टी के रूप में तो समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका में है और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का एक गठबंधन इंडिया गठबंधन के नाम से तीनों पार्टी एक साथ है। वहीं मायावती जी की राजनीति को लेकर भी तमाम तरह के कयास इस समय सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो राजनीतिक जानकार है अपने-अपने स्तर से लगा रहे हैं। कि मायावती जी की आगे आने वाले समय की जो राजनीति है, किस दिशा में होगी, कैसी होगी और क्या वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं या वह अलग रहकर अपना रोल निभाएँगी। तो इस तरह के तमाम जो कयास हैं या तमाम अनुमान हैं, सभी राजनीतिक दल लगा रहे हैं। तो आज हमारी इस विषय पर चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसकी जो दिशा है और दशा है, कैसी होगी आगामी लोकसभा चुनाव में और उसमें मायावती जी का रोल किस तरह से लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस देश के हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पत्रकारिता जगत के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर लगातार अनेक मंचों पर आप उनका विश्लेषण सुनते हैं, बहुत ही सारगर्भित और सार्थक विश्लेषण में निष्पक्षता से करते हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो आनंद वर्धन जी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस समय जो देश की राजनीति है लोकसभा चुनाव के मोड में जा चुकी है और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तमाम तरह के कयास सभी राजनीतिक लोग लगा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी भूमिका को मजबूत करें। ऐसे में मायावती जी की जो राजनीति है, उसको लेकर भी तमाम तरह के अनुमान इस समय देश की राजनीति में है। और खास तौर से जब मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन वाले एक तरह से उन्होंने अप्रोक्स रूप से इंडिया गठबंधन को एक तरह संकेत दिए कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे कि आने वाले समय में अगर हाथ मिलते हैं तो उसमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। इस तरह का उनका एक वक्तव्य था। आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या आप परिभाषित करते हैं? क्या मतलब बयान का क्या मकसद था उनका मायावती जी का? हाँ, नमस्कार प्रशांत जी। पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड मायावती जी और बीएसपी का इसलिए कर दूँ कि कई बार उनका वो रेफरेंस पॉइंट लोग नहीं पकड़ते हैं। आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश में मुझसे ही नहीं मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने को उसमें जोड़ रहा हूँ। किसी से बात करिए तो लोगों को लगता है कि भई अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी एक ताकत है, नेतृत्व उसी को करना है और वो जितना सशक्त नेतृत्व इंडिया गठबंधन को दे देंगे, उसी हिसाब से बीजेपी के सामने वो अपना कुछ कर पाएँगे। और जी। उसके सामने फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस कितना उसका सहयोग करती है, इसकी बात करते हैं। लेकिन 2-3 बेसिक पॉइंट को ज़रा दर्शकों को याद रखना चाहिए। देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी 2019 इलेक्शन में वोट के हिसाब से बीएसपी है और वो एक इलेक्शन में नहीं है। पिछले 4-6 इलेक्शन से मैं तुरंत डेटा नहीं है, वो देश की चौथे जी, जी। नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, तीसरे नंबर और आज से 20-22 साल पहले वो 5वें नंबर की पार्टी थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ वो रेलेवेंट हैं। वो चौथे नंबर की पार्टी को अगर आप अपने विमर्श में ही ना लाएँ तो वो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं भूल होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 2019 के इलेक्शन में मायावती जी के 10 एमपी जीते थे उत्तर प्रदेश से। मैं अभी इंडिया और एनडीए पे नहीं आ रहा हूँ, उनके 10 एमपी जीते। उनमें से एक एमपी उनके अफ़ज़ाल अंसारी साहब, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के भाई हैं और उनके पीछे जिस तरह से सरकार पड़ी हुई है, उनका गाज़ीपुर का भी इलेक्शन मतलब वो अयोग्य करार देके उनकी सदस्यता जा रही है, चली गई है या चली गई। अब उनके 9 एमपी रह गए हैं। उसके सामने अखिलेश यादव जी के पिछली बार 5 एमपी थे अच्छा। और अब अखिलेश यादव जी के 3 एमपी रह गए। मैं सिर्फ बात इसलिए इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को हम लोग भाई मैं भी उसको मानता हूँ बिना अखिलेश यादव जी के कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ग्राउंड पे क्या स्थिति है वो भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। ग्राउंड पे स्थिति ये है। जी। अब अखिलेश यादव जी की सारी ताकत ये आती है कि भाई वो 2022 का विधानसभा इलेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा था। इट एंड्स देयर। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि मायावती जी के वो जो वोट हैं, वो ज्यादातर वोट शिफ्ट हुए हैं बीजेपी में। वो वोट सपा में शिफ्ट नहीं हुए हैं।
तो कभी-कभी ये बात कहना कि माया देखिए उसका उसका कोई सीधा-सीधा रास्ता नहीं, वो सीधा-सीधा जवाब नहीं है। मायावती जी अगर लड़ती हैं, तो उसमें नुकसान किसका ज़्यादा होगा ये देखने वाली बात है। मेरा अपना मानना ये है कि अगर मायावती जी पूरे जोश-खरोश से लड़ती हैं, तो नुकसान के रूप में ज़्यादा नुकसान में बीजेपी रहेगी। क्योंकि मायावती जी अगर अपनी आइडेंटिटी को फिर से रीएस्टैब्लिश करती हैं, तो उनका जो कोर वोटर है, जो दलित वोटर है, उसको वो वापस लाना चाहेंगी। और अगर आज वो दलित वोटर उनके पास वापस आता है, तो वो बीजेपी के साथ बैठा हुआ है। आज वो ना सपा के साथ बैठा है, ना कांग्रेस के साथ बैठा है, वो आज की तारीख में। कल के दिन वो सारे लोग सपा के साथ आ जाएँगे, वो एक दूसरी बात है। तो जी, पहली चीज़ तो ये है कि मायावती जी रेलेवेंट हैं, सपा बसपा रेलेवेंट है और अगर मायावती जी मैदान में नहीं उतर रही हैं, तो मुझे तो उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी मैदान में इस समय लड़ते हुए बीजेपी के अगेंस्ट नहीं दिखाई दे रही, इंक्लूडिंग कांग्रेस। मैं सपा को तो मैं बार-बार कहता हूँ, लेकिन कांग्रेस भी। पिछले सवा साल में और कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा होता क्या है कि जब मैं लोगों को आईना दिखाने लगता हूँ, तो सबका बुरा बन जाता हूँ। लेकिन अब जो स्थिति है, पिछले सवा साल में मुझे कांग्रेस का एक केंद्रीय नेतृत्व का व्यक्ति बता दीजिए, जिसकी तरफ से ये लगे कि उन्होंने आके उत्तर प्रदेश में टाइम दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व मुझे सवा साल में 2022 इलेक्शन के बाद मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया है। अब वो अजय राय साहब ठीक है, बहुत घूम रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व की ताकत होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर चीज़ें दूसरी होती। उसी तरह से मायावती जी के भी साथ है। तो अब वो मायावती जी के बारे में मतलब ठीक है, हम सब लोग उनको ब हम मैं भी मतलब मैं बार-बार इस चीज़ में अपने के ऊपर भी सब लोग दबी ज़बान से कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का फ़ायदा करेंगे। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में जो सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी, तो वो मायावती जी ने निभाई थी। आज जितने लोग इधर विपक्ष में बैठ के बताते हैं ना कि मायावती जी हैं, बी टीम है, भाजपा की सरकार गिराने में जो सबसे मुख्य भूमिका थी, वो जी, मायावती जी की। जी, बिल्कुल प्रशांत। ठीक कह रहे हैं। तो जो इस तरह की जो राजनीति का जो परिवर्तन कहीं न कहीं होता है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसमें से मायावती जी का आपने एग्ज़ाम्पल दिया और कहा कि वास्तव में जो पिछली बार का लोकसभा चुनाव का उनका रिकॉर्ड देखें तो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर तो मायावती जी की पार्टी थी। तो आने वाले समय में जिस तरह से मायावती जी का जो वक्तव्य था और साथ ही एक एक एपिसोड ये था कि दानिश अली जो उनके सांसद हैं लोकसभा के, उसको उन्होंने निलंबित कर दिया। तो दो तरफ़ा संदेश है ये, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन को मैसेज दिया उन्होंने अपने स्टेटमेंट से और साथ ही दानिश अली को भी निलंबित करके बीजेपी को भी एक उन्होंने एक मैसेज है बीजेपी के लिए भी। तो दोनों तरफ़ा जो उनकी रणनीति है, क्या दोनों नावों में सवार होने की रणनीति को देखते हैं आप? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रखना चाहती हैं और वो अगर अब देखिए, ये मायावती जी के मन में क्या है, ये तो मायावती जी ही जानती हैं। लेकिन हम और आप उसके इस तरह के उससे इंडिकेशंस जो जो दे रही हैं, उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी अपने को इस स्थिति में चाहती उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति ये होगी कि किसी को क्लियर मैंडेट ना मिले और जो भी सरकार बने, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, उसमें उनका अहम रोल हो। क्योंकि मायावती जी इतने दिनों में एक चीज़ और सीख गई हैं, जो उन्होंने पिछले अभी का जो 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया। वो ये भी सीख गई हैं कि उनके सिंबल पे टिकट लेके इलेक्शन जीतना और इलेक्शन जीत के जो भी रूलिंग पार्टी है, उसमें इन विधायक जी का चले जाना, ये पिछले 15 साल से चल रहा है और हर स्टेट में चल रहा है। कहीं उनकी 4 सीट जी, आती हैं, कहीं 2 सीट आती हैं, कहीं 6 सीट आती हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो विधायक जी चले जाते हैं रूलिंग पार्टी के साथ। तो अब की उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि भाई मैं तुम्हें विधायक नहीं, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊँगी और मायावती जी जो पॉलिटिक्स करती हैं, उसमें क्योंकि मायावती जी की पॉलिटिक्स की एक अच्छाई ये है कि वो इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। वो उनको कहीं बिल्कुल। जैसे वो दोनों तरफ जा सकती हैं। तो दोनों तरफ जो जा सकती हैं, तो उनको सबसे अच्छी स्थिति ये लगेगी, जब ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ उनके बिना सरकार ना बने, किसी भी पार्टी की। तो फिर जो जो जिसको कहते हैं ना कि फिर वो अपना प्राइस कोट करेंगे क्योंकि अ, मायावती जी की एक अपनी स्टाइल है और वो बीएसपी की स्टाइल आज से नहीं है। वो साधन भी टिकट के माध्यम से इकट्ठा करते हैं लोगों से। तो वो सब चीज़ों को फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी
इलेक्शन तक भी किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। जी, जी। अब उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके बहुत से कारण इसलिए मायावती जी को सिंगल आउट में नहीं कर रहा हूँ। इंडिया अलायंस के बहुत से पार्टनर के ऊपर भी आज की तारीख में ये आक्षेप है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से वो भी अपना थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं कि भैया कहीं ज्यादा तेज हुए तो घर पे ये लोग जी, आ जाएंगे। तो इस एक जी। इसलिए केवल उनको सिंगल आउट करना मेरे ख्याल में उनके साथ जाती है। बहुत से लोग कर रहे हैं, वो भी डरी हुई हैं। तो पूरा देश डरा हुआ है, हम और आप डरे हुए हैं, तो वो भी डरी हुई हैं। जी, जी, जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। और उसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि सोनिया जी के और प्रियंका जी के संबंध बड़े मधुर हैं मायावती जी से। और साथ ही इसी बात की शंका को जैसे प्रमुखता मिलती गई तो समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इंडिया गठबंधन बड़ा स्पष्ट रूप से पूछा। हालांकि मतलब ये कोई ऑथेंटिक तो कुछ है नहीं, बाहर की क्या चर्चा थी, लेकिन एक ऐसा एक सूत्र के द्वारा जो चर्चा सामने आई, उन्होंने पूछा कि मायावती जी से आपकी बातचीत चल रही है गठबंधन की सहयोगी की। तो सबने मना किया। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी हो सकती है मायावती जी के आने से? साथ में गठबंधन में अगर हम आती हैं तो? नहीं, क्योंकि उनकी लीडरशिप चैलेंज होगी। अब एज सिंपल एज दैट। अगर मायावती जी अपने भाई अगर आज आज थ्योरेटिकली ही सही, आप ये सोचिए कि एक टेबल पे बैठ के मायावती जी, अखिलेश यादव और कांग्रेस और जयंत चौधरी भी मैं उसमें ले रहा हूँ। ये सब लोग अगर एक जी, जी। टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करते हैं किसकी कितनी सीटें, तो लोकसभा में उनकी 10 सीटें जीत के आई थी। तो उनका आप उनको कुछ भी कह लीजिए कि उनकी अब एक ही सीट रह गई, उनका, लेकिन आप मायावती को रूल आउट, तो मायावती उसपे ऐसा नहीं है कि फिर अनडिस्प्यूटेड अखिलेश यादव रहेंगे। आज की तारीख में अगर बीएसपी और मायावती जी नहीं है तो अखिलेश यादव जी 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक इंडिया अलायंस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में केवल और केवल अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन अगर मायावती जी आ जा रही हैं तो अखिलेश यादव जी की ये पोजीशन नहीं रह जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए, ये नेगोशिएशन कोई ओपन उसमें नहीं होते हैं। मैं 2-3 चीज़ों का एक साथ जवाब दे दूँ। अगर ये नेगोशिएशन हो भी रहे हैं, तो क्या कांग्रेस आके कहेगी कि हम ये नेगोशिएट कर रहे हैं, वो ये माँग रहे हैं, हम 4 सीट कह रहे हैं, वो 5 सीट कह रहे हैं, वो कह रही है अखिलेश को बाहर निकाल दीजिए तब मैं आऊँगी। कोई भी नहीं बोलेगा ये चीज़। कोई भी तो नहीं। मेरे ख्याल में ये, हाँ, ये बात, मुझे ऐसा लगता है ये बात में कोई वो नहीं है। ना अखिलेश जी या रामगोपाल जी इस तरह के प्रश्न पूछे होंगे। ना वो, ये सब तो कहीं न कहीं से दूर-दराज से खबरें आती रहती हैं। एक चीज़ जो आपने कहा कि उनका प्रियंका गांधी और अ, ब सोनिया गांधी जी से सोनिया संबंध जी बहुत से। अच्छे हैं। वो सोनिया जी से। मुझे एक, जी। आप बीजेपी के वो भी मोदी जी और अमित शाह और जो जो अजीब तरह की भाषा यूज़ करते हैं, और बीजेपी के उनको निकाल दीजिए। मुझे ज़रा बताइए सोनिया जी का विपक्ष के किस लीडर के साथ संबंध खराब है? उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। और वो इज़्ज़त करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात तो, क्योंकि वो थोड़ा संस्कार वाला भी है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, वो संस्कारी हैं। उन्होंने कभी किसी की बेइज़्ज़ती नहीं की है। जो मायावती जी आज हुँ। बात कर रही हैं कि भई ऐसा मत करें कि नज़र मिलाने में शर्म आए। मायावती जी ने किसके किसके बारे में क्या-क्या बोलती रहती हैं, वो मायावती जी से ज़्यादा और कौन जानता है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो मायावती जी अभी सॉफ्ट हुई हैं, ये मेरा आकलन है। मुझे इसका हुँ, ना हुँ। मेरे पास कोई सोर्स है, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ, वो उनके भतीजे साहब हैं। अब मायावती जी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने भतीजे को एस्टैब्लिश करना है, और अपने अगर भतीजे को एस्टैब्लिश करना है, तो उस लार्जर पॉलिटिकल जो पज़ल है, उसमें उसको कहीं फिट करना है। और वो फिट तब तक नहीं हो रहे हैं, अगर वो इंडिया अलायंस में आ जाएँ और आकाश आनंद जी का उसमें एक अहम रोल हो जाए। जैसे तेजस्वी हुँ। यादव बिहार की राजनीति के इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए। अब उसको कोई उसको अब आप उनके बिना काम नहीं कर सकते। आदित्य बिल्कुल, ठाकरे बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति के इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए हैं। अ, जी। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो अभी वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए हैं। मैं ये सारे नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मायावती जी को भी लगता है कि अगर वो अपने भतीजे को, अब उन्होंने एक तरह से ताजपोशी कर ही दी है, अपना उत्तराधिकारी घोषित ही कर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट आया है, हो सकता है इसका एक कहीं न कहीं दूरगामी एक ऑब्जेक्ट ये भी हो हुँ। कि आकाश आनंद को कम से कम क्योंकि देखिए एक मायावती जी की एक दिक्कत क्या है? मायावती जी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि मायावती जी के नेगोशिएशन अ, लंबे नहीं चलते रहते। मतलब उनके पास
काशीराम जी से बहुत से लोग मिलते रहते थे। काशीराम जी के से बहुत से लोग जो उनके पक्ष में हैं, उनसे हैं, वो लगातार उनका संपर्क रहता था। मायावती जी का संपर्क नहीं है। तो मायावती जी डिपेंडेंट रहती हैं कुछ 2-4 लोगों से, उनसे किसी का संपर्क नहीं है। मायावती जी से किसी मुझे एक भी आदमी आज तक ऐसा नहीं मिला, जो मायावती जी से ये कहता हो कि मैं राजनीतिक चर्चा के लिए जा रहा था। इस देश के हर एक नेता से 10, 20, 5, 7, 2, 4 आदमियों के राजनीतिक संबंध होते हैं कि कुछ काम जी, नहीं है, लेकिन राजनीति पे चर्चा कहाँ कैसे जा रहा है। मुझे मायावती जी का आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं उनसे राजनीतिक चर्चा करता हूँ। मुझे लगता है वो काम शायद आकाश आनंद जी कर रहे हैं, उनको समझ में आता है कि इसके बिना लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नहीं चलती है। आज अखिलेश जी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मुझे ऐसा लगता है अखिलेश जी की सबसे बड़ी दिक्कत उनके पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जिनका संवाद दूसरों पे हो पाए। शिवपाल जी के ऊपर वो भरोसा नहीं करते हैं। राम गोपाल जी की अब वो वाली पार्टी में पैठ नहीं रह गई है जो एक ज़माने में मुलायम सिंह जी के समय हुआ करती थी। तो मायावती जी का जो मुझे तत्काल लगता है जो थोड़ा हम और आप चेंज ऑफ एटीट्यूड देख रहे हैं, उसका कारण जी। शायद आकाश आनंद जी, मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आकाश आनंद का एक बड़ा रोल हो सकता है, मारुति जी की जो रणनीति चेंज हुई है, जो उनका जो एटीट्यूड जो परिवर्तन आया, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो अखिलेश यादव जैसा आपने कहा कि वो उनकी लीडरशिप वीक पड़ जाएगी अगर मायावती सामने आती हैं, गठबंधन में शामिल होती हैं। लेकिन केवल लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए क्या वह राजनीतिक नुकसान झेलने को तैयार हैं? क्योंकि अगर मायावती जी साथ में आती हैं इंडिया गठबंधन के, तो निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत है बीजेपी के सामने बन सकता है पूरा एक गठबंधन। तो वो ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए ताकत को बढ़ाना या अपनी लीडरशिप को मेंटेन करना? मुझे मेरे पास कुछ चीज़ों के उत्तर आज तक नहीं समझ में आए क्योंकि मैंने जिन लोगों के जी, साथ पॉलिटिक्स को समझा या की पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स को नज़दीक से देखा, वो लोगों की पॉलिटिक्स दूसरी होती थी। वो लोग क्योंकि अखिलेश यादव जी की पॉलिटिक्स मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आजमगढ़ की सीट उन्होंने तोहफ़े के रूप में बीजेपी को क्यों दे दी थी, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तोहफ़े के रूप में इसलिए कह रहा हूँ वो वहाँ के सिटिंग एमपी थे। सिटिंग एमपी की उस वहाँ के लोगों ने आपको चुन के भेजा था, आपकी ज़िम्मेदारी थी उसके उस उन लोगों के प्रति। आप अपनी सीट छोड़ दिए और उसके बाद एक बार भी नहीं गए। आपका आपका चचाजाद भाई लड़ा था वहाँ से इलेक्शन, आप उसके इलेक्शन कैंपेन में नहीं गए। तो मुझे ये लगता है जो बात आप कह रहे हैं कि अ, अ, मतलब मैं अखिलेश जी को अभी भी ये मानता हूँ कि अखिलेश जी एक दूसरे तरह की राजनीति करते हैं और शायद 1-2 लो मतलब वही नहीं, बहुत से लोगों का मानना ये है कि मेरे पास टाइम है। मेरे प मैं कोई अगले 5 साल की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं अगले 20 साल की राजनीति कर रहा हूँ और उनको लगता है कि जो समय का चक्र है वो अपने आप घूमेगा और मुझे जो चाहिए वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों में भी कुछ लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन ये सर्टेन है कि अगर मायावती जी अ, अगर इसमें आती देखिए एक चीज़ जान लीजिए, मायावती जी जितना भी बोल लें, इस देश के इस समय जो अभी तक है, कल के दिन कुछ और हो जाए, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि मायावती जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत करे। आप वो मैं ये कह रहा हूँ उनके मन का डर है कि ये दबाव है, वो दबाव है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मायावती जी को इस देश में अगले इस इलेक्शन के पहले जो स्थितियाँ हैं, उसमें कोई मायावती जी को छू नहीं सकता है। अखिलेश जी उस तरह के सुरक्षा कवच से उनके पास नहीं है। तो दोनों का फ़र्क है और मायावती जी की शायद वोट के रूप में उनकी सारे स्टेट में आज भी उनके पास ज़्यादा वोट है, वो कहीं 2% हो, कहीं 10% हो बनिस्बत अखिलेश यादव जी के। तो वो इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, लेकिन मायावती जी उस तरह से इंडिया अलायंस में मुझे नहीं लगता है आएँगी। पोस्ट पोल कुछ अरेंजमेंट या कुछ इस तरह सा करेंगे क्योंकि वो मूल रूप से कोलिशन की प्लेयर नहीं है। जैसे जैसे कुछ लोगों की गठबंधन की पॉलिटिक्स ही करते हैं जीवन भर। नीतीश कुमार जी, सेंट्रल में लेके आज तक जब भी वो मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, उनको आज तक मेजॉरिटी की सरकार मिली ही नहीं है। वो गठबंधन की सरकार है। 4-5 3-4 पार्टी को लेके उसको बैलेंस करके चलाते रहना। तो कुछ लोगों की वो महारत होती है। कुछ लोगों की महारत होती है कि मुझे पूरी मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं दिखा दिखा दूँगा कैसे सरकार चलाई जाती है। तो मायावती जी बहुत गठबंधन की टीम प्लेयर नहीं है। मतलब माई वे और हाईवे वाली प्लेयर हैं। तो अब देखिए आने वाला समय ही बताएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ लोगों की अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन होता है।
कुछ लोग गठबंधन की सरकार चलाने में माहिर होते हैं, महारत हासिल होती है और कुछ शायद उसमें कहीं अनफिट महसूस करते हैं अपने को। अगर हम देखें कि जो गठबंधन का जैसे आपने कोalition का नाम लिया और अगर हम बीजेपी की बात करें, सोशल इंजीनियरिंग की जैसा उनका फ़ॉर्मूला अपना एक अलग तरह का है और मतलब प्रचंड बहुमत एक तरह से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनका है, केंद्र में उनका, उसके बावजूद ये छोटे-छोटे दल हैं, जिनका बहुत कम आधार है, 4% का, 3% का, ऐसे दलों के साथ भी वे बहुत ही उन्हें लेके साथ में चलते दिखाई देते हैं। तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए सीख नहीं है, लेसन नहीं है उनसे कि अगर आप राजनीतिक लड़ाई आपको जीतनी है, जो भी कहा जाता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश की राजनीति के हिसाब से, वो विपक्षी दलों की राजनीति के दृष्टिकोण से भी। तो ऐसे में अपनी ईगो को उनको छोड़ना चाहिए और हर ऐसे दलों को या ऐसे व्यक्ति को साथ में लेना चाहिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत असर डाल सकता हो। देखिए, ये दोनों प्रश्न के हाँ और ना दोनों उत्तर हैं। मतलब दोनों पक्ष के उत्तर हैं, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। वो मैं जी, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी क्या करती है कि जो छोटे-छोटे जैसा आपने कहा किसी का 2 एमएलए की, किसी के 6 एमएलए, किसी के 15 एमएलए की अगर ताकत है, तो उस ताकत को सबसे बड़ा काम ये करती है कि वो विपक्ष के साथ नहीं लगने देती है। मतलब अगर उसने विपक्ष से उसको अलग कर दिया, अब इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को वो तौलती है कि इनको पैसा चाहिए, इनको पद चाहिए, इनको डर चाहिए, इनको एक सुरक्षा कवच चाहिए, इनको एक पैट्रनेज चाहिए, इनको एक तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से टटोलती है। और कई बार वो देखती है कि इनके पॉलिटिकल एम्बिशन से ज़्यादा इनके बाकी एम्बिशन जो जिसको आप पैसे में तौल सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। वो किसी व्यापारी के लिए आसान है। अगर आप मुझसे कहिए कि भई आप मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि आप मेरे चैनल पे आ जाइए। मैंने कहा भई 20 मिनट, 25 मिनट। अब आपको लगे कि इनको पैसा दो तो ये 4 घंटा बोल सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आप मुझसे क्यों ये सब चिरौरी करेंगे कि आ जाइए, सुबह आ जाइए, मैं कहूँगा नहीं, नहीं मेरे पास है। आप कहिएगा अपना रेट बताइए, पैसा लीजिए और आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे, आपके यहाँ का कोई मैनेजर मुझसे बात करेगा। तो जो पैसे वाला मामला है, वो मतलब मैं बिना किसी के लिए टिप्पणी किए वो जी, जी। काफ़ी कुछ जी, प्रभावित करता है इन लोगों को। तो वो एक फैक्टर अच्छा बीजेपी के पास उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के लिए पैसा दे देना इज़ उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो वो उस चीज़ में बीजेपी को ये महारत हासिल है। विपक्षी दलों के पास उस तरह के पैसे नहीं हैं और मुझे लगता है कि उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह की नहीं हुई है जो जिस तरह की ट्रेनिंग अ, भाई गोरखपुर से संजय निषाद के लड़के म एमपी की सीट जो योगी जी ने खाली की थी उसको जीतते हैं और फिर उनको वापस ले आया जाता है। मनोज तिवारी अब गोरखपुर से योगी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं सपा के टिकट पे मालूम नहीं क्या-क्या बोले हैं, उनको बीजेपी में ले आया जाता है। तो वो मुझे लगता है वो थोड़ी दूसरी तरह की पार्टी है जो जो गिरोह के रूप में ज़्यादा है, कि गिरोह को जैसे जिंदा रखने के लिए किसके साथ अगर आप इतिहास पढ़िए किसी भी गिरोह का, तो किससे हाथ मिलाते हैं, किससे हाथ मिलाते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा, किसी दिन उसपे भी चर्चा कर लेंगे, जो जी, गिरोहबंदी जी। है इस उसपे। जी, जी। जी, सही कहा आपने कि जो राजनीति में गिरोहबंदी है, वह भी बड़ा विषय है। आपने बहुत ही विस्तार से आज हर विषय का बड़ा सारगर्भित विश्लेषण किया है और जिससे यूपी की जो राजनीति है, उसकी जो भूमिका है देश की राजनीति में किस तरह से हो सकती है और मायावती का रोल है, कैसा हो सकता है। तो बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को आज विश्लेषण किया और मुझे विश्वास है कि हमें दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने जो कि आपका व्यस्त समय है, उसमें से आपने हमारे दर्शकों को समय दिया है। आपका मैं पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू। साथ ही आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।